हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। और आज हम लोग मैग्नेटिज्म में सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वह होगा मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोगों ने कल कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, तो जिसका क्लास छूट गया होगा वे उस वीडियो को देख करके अपना कवर कर लेंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर लिखेंगे, उस डाउट को जरूर क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज मैग्नेटिज्म में जो टॉपिक हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं वह है मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन आता है यह मैग्नेटिक फील्ड है क्या। हम लोग इसे सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं यह जो मार्कर है एक मैग्नेट है। यह क्या है? एक मैग्नेट है। अगर हम किसी आयरन के पीस को, लोहे के टुकड़े को इसके थोड़ा नजदीक लाए तो यह मैग्नेट क्या करेगा? उस आयरन पीस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा दूर ले जाएं तो भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। और दूर ले जाएं तो भी अट्रैक्ट करेगा आयरन पीस को यह मैग्नेट, लेकिन फोर्स कम हो जाता है। उसका जो स्ट्रेंथ है वह घट जाता है, फोर्स वीक होते जाता है। अब अगर हम कुछ और डिस्टेंस पर ले जाएं आयरन पीस को, लोहे के टुकड़े को मैग्नेट से, तो पता चलेगा कि वहां पर भी फोर्स लग तो रहा है उस आयरन पीस पर, लेकिन नेग्लिजिबल है। अगर वहां से थोड़ा और दूर ले जाएंगे तब पता चलेगा कि उस आयरन पीस पर इस मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसका कोई भी फोर्स उस आयरन पीस पर नहीं लगता है। मीन्स कि एक सर्टेन डिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद वह जो आयरन पीस है इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उसे थोड़ा और नजदीक ले आते हैं तब वह आयरन पीस इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो जितना डिस्टेंस में वह आयरन पीस इस मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट को, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, हम लोग उसे इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी मैग्नेट क्यों नहीं हो या करंट कैरिंग कंडक्टर क्यों नहीं हो, वह अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। अगर उस फील्ड में हम लोग किसी दूसरे मैग्नेट को ले जाएं या आयरन पीस को ले जाएं तो वह मैग्नेट या आयरन पीस उस मैग्नेट के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो कोई भी क्यों नहीं, कोई भी मैग्नेट क्यों नहीं हो, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्यों नहीं हो, अपने आसपास एक फील्ड जरूर क्रिएट करता है। उस फील्ड में तुम किसी दूसरे मैग्नेट को ले जाओ या किसी आयरन पीस को ले जाओ, वह दूसरा मैग्नेट या आयरन पीस इसके मैग्नेटिक फोर्स को जरूर एक्सपीरियंस करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं द स्पेस और रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट or current carrying conductor within which its magnetic force can be experienced called magnetic field। तो किसी भी मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का वह रीजन जिसमें उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सपोज कर लेते हैं कि हमारे आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड का एवरी पॉइंट पर स्ट्रेंथ क्या है? सेम है। हमारे आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसके एवरी पॉइंट पर उस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है सेम है। ठीक, तब उसे हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और एक दूसरा होता है, सपोज कर लेते हैं मेरे ही आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, किसी पॉइंट पर उसका स्ट्रेंथ कम है, किसी पॉइंट पर उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है,
तो मीन्स उसका स्ट्रेंथ वेरी करता है, और जब वेरी करता है तो वह हो जाता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी कर लेते, फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का भी स्टडी कर लेंगे। तो देखते हैं यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आर सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड देन द फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, कांस्टेंट हो, तब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसके एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, कांस्टेंट हो, वेरी नहीं करे, तब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग सोलेनाइड, किसी करेंट कैरिंग सोलेनाइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वह यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखते हैं कौन कौन सा मेथड है। मेथड 1, बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइंस। तो यह इक्विडिस्टेंट, पैरेलल और डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइंस है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। अब सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड भी हम लोग देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग मेथड 2 के तरफ। मेथड 2, बाय इक्विडिस्टेंट डॉट्स, बाय इक्विडिस्टेंट डॉट्स। अब यहां देखते हैं, ये सभी जो डॉट्स हैं, ये सभी डॉट्स, सॉरी डॉट्स नहीं, डॉट्स, ये जितने भी डॉट्स हैं इक्विडिस्टेंट हैं, और यह रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट, मेथड 3, बाय इक्विडिस्टेंट क्रॉस। अब यहां देखते हैं हम लोग कि ये जितने भी क्रॉसेस हैं इक्विडिस्टेंट है, और यह भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह है ऑन टू दी पेज, और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कल ही बतलाई थी इसके बारे में, यह है इनटू दी पेज। जब क्रॉस हो तो इनटू दी पेज, डॉट्स हो तो ऑन टू दी पेज। अब सेकेंड टाइप हमारा आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन भी पढ़ लिए, उसका एग्जाम्पल भी देख लिए, और उसका जब रिप्रेजेंटेशन भी जान लिए,
तब हम लोग चलेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। यह वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड सिंपल वर्ड्स में समझा जा सकता है। मेरे पास एक मैग्नेट है, यह जो मार्कर है ना, हम सपोज कर लेते हैं यही मैग्नेट है। हम यहां पर एक आयरन पीस को लाते हैं, लोहे के टुकड़े को लाते हैं, ठीक। जब नजदीक होगा आयरन पीस, तब तो इसका अट्रैक्शन फोर्स उस पर ज्यादा होगा। थोड़ा और दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और दूर ले जाएंगे तो उसका अट्रैक्शन फोर्स और कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि इससे जितना हम दूर जाते जाते हैं मैग्नेट से, इसके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाता है, घटते जाता है। मींस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वेरी कर रहा है, और जब वेरी कर रहा है तब तो उसे हम लोग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। तो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे कैसे? तो व्हेन आइदर magnitude or direction or both of magnetic induction are not same at every point of a magnetic field, then the field is said to be variable मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अब नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तब हमें आंसर देना है व्हेन आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द फील्ड इज सेड टू बी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के एवरी पॉइंट पर, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन का या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों सेम नहीं होता है, तब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। कल ही हम लोग बार मैग्नेट के बारे में पढ़े थे। उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वह वेरिएबल होता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देख लेते हैं इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आसान है रिप्रेजेंट करना। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन? यूनिफॉर्म
एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे वह वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का होगा। मेथड 1, बाय पैरेलल डायरेक्टेड कर्व्ड लाइंस। यह पैरेलल और डायरेक्टेड कर्व्ड लाइंस है। यह भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मेथड सेकेंड, बाय डायरेक्टेड कन्वर्जिंग लाइंस। तो अगर कन्वर्जिंग लाइंस हो और उसमें डायरेक्शन शो किया गया हो तब वह रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को। यहां देख लेते हैं। यह कन्वर्जिंग है और डायरेक्टेड लाइंस है। यह रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को। अब मेथड थर्ड भी देख लेते हैं। बाय डायरेक्टेड डाइवर्जिंग लाइंस। अब यहां देख रहे हैं ये डायरेक्टेड डाइवर्जिंग लाइंस है। यह भी रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जानने के बाद हम लोग चलेंगे किसके तरफ? मैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ। मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं और इसे हम लोग वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर बी से। तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं या इसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर बी से। अब इसे कैसे डिफाइन करें हम लोग? आसान है डिफिनेशन। मैग्नेटिक फोर्स experienced by per unit test north pole is called magnetic इंडक्शन। तो कैसे डिफाइन करें मैग्नेटिक इंडक्शन को? तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है टेस्ट नॉर्थ पोल। या टेस्ट नॉर्थ पोल क्या है? तो हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का नाम तो अवश्य सुने हैं। किसका? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का। मैग्नेटिक साउथ पोल का भी सुने हैं। तो यह जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, अगर इसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि वह दूसरे के मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस तो करे लेकिन दूसरे पर अपना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाए, एग्जर्ट नहीं कर पाए,
तब उसी नॉर्थ पोल को हम लोग टेस्ट नॉर्थ पोल कहते हैं। अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, कोई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, इतना कम है कि वह दूसरे के मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, बट दूसरे पर अपना मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाए, तब उसे कहते हैं टेस्ट नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं? और यूजुअली हम लोग टेस्ट नॉर्थ पोल को डिनोट करते हैं किससे? एम नोट से। ठीक, अब सपोज कर लेते हैं यह जो टेस्ट नॉर्थ पोल है, सबसे पहले तो यह मैग्नेटिक फोर्स ओनली एक्सपीरियंस कर पाएगा, एग्जर्ट तो कर नहीं पाएगा। तो सपोज कर लेते हैं यह कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है? Fm। तो पर यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल कितना एक्सपीरियंस करेगा? Fm अपॉन एम नोट। अब यहां जो पर यूनिट मैग्नेटिक, यहां जो पर यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल, पर यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर पर यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल, पर यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल जितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा उसी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो डिफाइन इस टाइप से कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, अब सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट एम नोट क्या है? यह टेस्ट नॉर्थ पोल। याद रखेंगे कि यह ओनली मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, दूसरे पर एग्जर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत 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 कम होता है। और यह जो Fm है यह है मैग्नेटिक फोर्स experienced by टेस्ट नॉर्थ पोल एम नोट। ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी इक्वल्स हो जाएगा वेक्टर एफ एम अपॉन एम नोट। ठीक, तो कंसीडर कर लिए हम लोग कि एम नोट क्या है? तो टेस्ट नॉर्थ पोल है। और एफ एम क्या है? तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट नॉर्थ पोल, यानी एम नोट जितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वह क्या है? एफ एम। तब मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी इक्वल्स हो जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड अपॉन टेस्ट नॉर्थ पोल। क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड अपॉन टेस्ट नॉर्थ पोल। ठीक, अगर इसे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एम नोट इंटू वेक्टर बी। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मैग्नेटिक इंडक्शन is a vector
having direction S to N poles inside a magnet and N to S poles outside a मैग्नेट। अगर हमारे पास कोई मैग्नेट हो तो मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, और आउटसाइड द मैग्नेट इसका डायरेक्शन हो जाता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसका ऐसा यूनिट हम लोग टेस्ला लेंगे, जबकि सीजीएस यूनिट लेना है गॉस, और 1 गॉस इक्वल्स होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एक वेक्टर है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इनसाइड अ मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल्स और आउटसाइड अ मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ पोल्स। तो अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो डायरेक्शन होगा इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल्स हो जाएगा, और आउटसाइड द मैग्नेट जब जाएंगे तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल्स हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट टेस्ला और सीजीएस यूनिट हम लोग गॉस यूज करते हैं। 1 गॉस इक्वल्स होता है 10⁻⁴ टेस्ला। हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आगे भी पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में अधिक डिटेल्स में थोड़ा आगे चल करके पढ़ेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू an isolated magnetic pole। तो अब हम लोग एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, सर आप तो बोले हैं कि मैग्नेटिक पोल्स जब भी होगा तो पेयर्स में होगा, सिंगल तो हो नहीं सकता है। अब ठीक है, सिंगल नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे यह एक मैग्नेट है, यह साउथ पोल है और यह नॉर्थ पोल है, ठीक, और दोनों जब एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर होता है ना, तब उसे हम लोग आइसोलेटेड पोल्स कंसीडर कर सकते हैं, जब दोनों पोल्स काफी डिस्टेंस पर हो। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मैग्नेटिक पोल हो तब उसके कारण मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा। अब एक ही पोल होना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जब किसी मैग्नेट का दोनों पोल्स काफी डिस्टेंस पर होगा तब हम ऐसी सिचुएशन में उसका एक पोल को आइसोलेटेड पोल कह सकते हैं या उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल ले लेते हैं जिसका पोल स्ट्रेंथ है +m। अब जब +m है तो यह नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, तो +m जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना वह नॉर्थ पोल का होता है, तो यह नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है +m। इससे कुछ डिस्टेंस पर, सपोज कर लेते हैं r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब
यह तो हो गया आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल जो एक नॉर्थ पोल है, और इस पोल के कारण, इस मैग्नेटिक पोल के कारण हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है इस पोल से कितना है, आर है। अब हमें जब पॉइंट बी पर मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है तो यहां पर हमें टेस्ट नॉर्थ पोल को रखना होगा। किसे रखना होगा? टेस्ट नॉर्थ पोल को। तो हम लोग इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट नॉर्थ पोल को रख देते हैं। क्या यह टेस्ट नॉर्थ पोल इस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा? नहीं। लेकिन यह जो टेस्ट नॉर्थ पोल है इस पोल का मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस तो जरूर करेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि यह जो टेस्ट नॉर्थ पोल है यह कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यह एफएम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स experienced by the टेस्ट नॉर्थ पोल एम नोट। किस लॉ से? कल ही पढ़े हैं हम लोग, फ्रॉम कूलम्स लॉ। क्या होता है? एफ एम इक्वल्स म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन है यहां ना तो m1 है और ना m2 है। हाँ, m1 का वैल्यू है m और m2 का वैल्यू है m नोट। तो हम लोग यहां m1 का वैल्यू पुट कर देंगे m और m नोट 2 का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग m नोट, क्योंकि यहां दोनों पोल्स का स्ट्रेंथ तो m और m नोट है। अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर। देयरफॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P विल बी। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा पॉइंट P पर? तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं B इक्वल्स होता है एफ एम अपॉन एम नोट। तो हम लोग एफ एम का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, एम नोट तो रहेगा ही रहेगा। तो यह हो जाएगा B इक्वल्स म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम नोट। तो B इक्वल्स हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। यही हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। यहां पर एक ही पोल का स्ट्रेंथ है ना, तो इसका मतलब हो गया कि यह है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा, और सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अब यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसी से मिलता जुलता टर्म है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग चल पड़े किधर? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ओर। इसका कंसेप्ट किसने दिया? तो कंसेप्ट गिवन बाय, याद होना चाहिए हम लोगों को क्योंकि पहले ही नोट करवा चुके हैं, माइकल फैराडे।
तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसका कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। इसका डिफिनेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही है, बस वहां पर था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और यहां पर आ जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं तो डिफिनेशन सेम है, प्रॉपर्टीज में ही एक दो डिफरेंस ही है, नहीं तो मिलता जुलता ही प्रॉपर्टीज भी है। तो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन। एन इमेजिनरी कर्व tangent to which at any point gives the direction of magnetic induction at that point called magnetic फील्ड लाइन। हम लोग एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यह लाइन है ए बी। हम लोग 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यह जो टेंजेंट है ना, यह पॉइंट 1 पर मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर यहां पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो यह पॉइंट 2 पर मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यह जो टेंजेंट्स है यह मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यह टेंजेंट किस पर ड्रॉ किया गया है, तो इमेजिनरी लाइन ए बी पर। इसी कारण यह जो इमेजिनरी कर्व है, इमेजिनरी लाइन है ए बी, इसी ए बी को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ए बी, इसलिए होगा क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वह टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ए बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब चलते हैं इसका प्रॉपर्टीज की तरफ। फर्स्ट, ऑलवेज इमेजिनरी। सेकेंड, कैन नेवर cross each other, always closed loops, can never be open loops. Next, can be mapped by using iron dust और कंपास। तो कोई अगर हमसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हमारा आंसर होना चाहिए
कि एन इमेजिनरी कर्व टेंजेंट टू व्हिच at any point gives the direction of magnetic induction at that point called magnetic field line। कोई भी इमेजिनरी कर्व, कोई भी इमेजिनरी लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, वही इमेजिनरी लाइन, वही इमेजिनरी कर्व मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। तो यहां यह जो ए बी है इसका टेंजेंट मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी कारण हम लोग इस ए बी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, ऑलवेज इमेजिनरी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये ऑलवेज इमेजिनरी होते हैं, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। मतलब अगर हम ऐसा सोचे कि कई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर क्रॉस कर जाएगा तो ऐसा क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होता है। ऑलवेज क्लोज्ड लूप्स, ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स होते हैं, मींस कि ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होंगे उसका एंडिंग भी उसी पॉइंट पर होगा। जिस पॉइंट से ये स्टार्ट होते हैं उसी पॉइंट पर इसका एंडिंग भी होता है। मींस अगर यह पूर्णिया से स्टार्ट होता है तो इसका एंडिंग भी पूर्णिया के उसी पॉइंट पर होना चाहिए। मींस यह ऑलवेज क्लोज्ड लूप होता है। नेक्स्ट, कैन नेवर बी ओपन लूप्स। ये कभी ओपन लूप्स नहीं हो सकते, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यह स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से और एंड हुआ पॉइंट बी पर, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। यह जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पर एंड भी होता है। अगर हम कहें कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ दूसरे पॉइंट पर एंड हुआ तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ नहीं होता है। ये अगर पॉइंट ए से स्टार्ट होंगे तो इसका एंडिंग भी पॉइंट ए पर ही होना चाहिए। कैन बी मैप्ड बाय यूजिंग आयरन डस्ट और कंपास। अगर हमारे पास कंपास हो या आयरन डस्ट हो तो उसकी मदद से हम लोग इसे दर्शा सकते हैं, कॉपी में भी या किसी सरफेस पर, कार्डबोर्ड पर भी हम लोग इसे दर्शा सकते हैं। किसके मदद से, तो आयरन डस्ट या कंपास के मदद से। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स। जितने भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स हैं उसके अंदर ये जरूर मौजूद होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जरूर एग्जिस्ट करेंगे। इनसाइड अ मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल्स व्हाइल आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ पोल्स। मैग्नेट के इनसाइड इसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ पोल्स, लेकिन आउटसाइड इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ पोल्स। डिस्टेंट लाइन्स रिप्रेजेंट वीकर फील्ड व्हाइल क्लोजर लाइन्स रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दूर दूर हो, डिस्टेंट हो, तो वह वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर वह क्लोजर है, नजदीक नजदीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टी थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जियोमैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो तुम लोगों को यह कहा जाता है कि तुम लोग जियोमैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में अगर पॉसिबल हो सके तो कुछ स्टडी करके रखना, जिससे जब हम पढ़ाएंगे तो तुम्हें पढ़ने में आसानी होगी और अच्छे से समझ पाओगे। तो यह टास्क रह गया तुम लोगों के लिए कि जियोमैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करके रखा जाए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।